नमस्ते दोस्तों। द डीप टॉक के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, लेकिन हम डर के मारे उस पर ज्यादा देर तक सोच नहीं पाते। सवाल ये है कि क्या इंसान भी एक दिन इस धरती से बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या हमारा भी वही हश्र होगा जो डायनासोर्स का हुआ था? क्या हमारा वजूद सिर्फ एक वक्त की धूल बनकर रह जाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर्यन, जो एक मशहूर फ्यूचरोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये एक ऐसा विषय है जो जितना डरावना लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम भी इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर आर्यन, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हम इंसानों को लगता है कि हमने दुनिया जीत ली है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दवाइयाँ हैं, हम अंतरिक्ष तक पहुँच गए हैं। तो क्या वाकई ये मुमकिन है कि इतनी तरक्की के बाद भी हम मिटा दिए जाएं? बिल्कुल मुमकिन है, और अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से कहूँ तो ये अनिवार्य है, यानी इनेविटेबल है। पृथ्वी का इतिहास गवाह है कि यहाँ जो भी प्रजाति आई है उसका अंत निश्चित रहा है। धरती पर अब तक जितनी भी स्पीशीज़ रही हैं उनमें से 99% से ज़्यादा आज विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि होमो सेपियंस यानी हम इंसान हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे? इंसान को इस धरती पर आए हुए सिर्फ 2 से 3 लाख साल हुए हैं। डायनासोर्स ने यहाँ 16 करोड़ साल राज किया था। उनके मुकाबले हम अभी पैदा ही हुए हैं। 16 करोड़ साल, ये तो बहुत बड़ा वक्त है। लेकिन उनके पास दिमाग नहीं था, हमारे पास है। क्या हमारा दिमाग हमें बचा नहीं सकता? हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। देखिए, खत्म होने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक है प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई बड़ा एस्ट्रॉइड टकरा जाए या कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसका कोई इलाज ना हो। दूसरा है हमारी अपनी गलतियां, जैसे न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज। और तीसरा है इवोल्यूशन, यानी हम बदलकर कुछ और ही बन जाएं। इन तीनों ही सूरतों में आज का इंसान खत्म हो जाएगा। पहले जरा प्राकृतिक खतरों पर बात करते हैं। हमने मूवीज में देखा है कि एस्ट्रॉयड आता है और सब खत्म हो जाता है। क्या वाकई ऐसा खतरा आज भी है? जी हाँ, एस्ट्रॉयड का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन वो हजारों या लाखों सालों में एक बार होता है। असली खतरा आज के दौर में बायोलॉजिकल है। देखिए, हमने देखा कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए जो हवा से फैले और उसकी मोर्टालिटी रेट 50-60% हो। इंसान ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी की है कि नए नए पैथोजेंस निकल कर आ रहे हैं। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिसमें हजारों साल पुराने वायरस दबे हुए हैं। अगर वो बाहर आ गए तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके लिए तैयार नहीं होगा। ये तो सच में डरावना है। लेकिन आपने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया। लोग कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है, लेकिन क्या ये पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है? क्लाइमेट चेंज शायद हमें एक झटके में ना मारे, लेकिन ये हमारे रहने लायक माहौल को खत्म कर देगा। खाना कम हो जाएगा, पीने का पानी खत्म होने लगेगा, और जब संसाधन यानी रिसोर्सेज खत्म होंगे तो इंसान आपस में लड़ने लगेंगे। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता तो वो हिंसा पर उतर आता है। रिसोर्सेज के लिए होने वाली जंग हमें खत्म कर सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि हम प्रकृति से कम और एक दूसरे से ज्यादा खतरे में हैं? बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन्स इसका सबसे बड़ा मिसाल है। आज हमारे पास इतने एटम बॉम्ब हैं कि हम धरती को कई बार तबाह कर सकते हैं। अगर कभी कोई गलत बटन दब गया या कोई सनकी डिक्टेटर ने फैसला ले लिया तो ये सदियों की मेहनत मिनटों में राख हो जाएगी। इसे हम द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। शायद ब्रह्मांड में और भी कई सभ्यताएं रही होंगी जो टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई होंगी कि उन्होंने खुद को ही मिटा लिया होगा। द ग्रेट फिल्टर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? जरूर। फर्मी पैराडॉक्स एक सवाल पूछता है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हमें किसी एलियंस के संकेत क्यों नहीं मिले? द ग्रेट फिल्टर इसका एक जवाब हो सकता है। ये कहता है कि हर समझदार सभ्यता के रास्ते में एक ऐसा रुकावट का पॉइंट आता है जिसे पार करना नामुमकिन के बराबर होता है। हो सकता है कि वो पॉइंट खुद का विनाश हो। जब कोई स्पीशीज इतनी एडवांस हो जाती है कि वो अपनी पूरी धरती को मिटा सके तो वो अक्सर वैसा ही करती है। हम इंसान अब उस फिल्टर के बहुत करीब हैं। तो क्या हम हार चुके हैं? क्या कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद हमेशा होती है, लेकिन सवाल ये है कि उम्मीद किस बात की, सर्वाइवल की या बदलाव की। यहाँ तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने पहले कहा था, एवोल्यूशन। इंसान खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगी। हो सकता है हम मशीन के साथ मिल जाएं। ट्रांसह्यूमनिज्म का नाम सुना है आपने? हाँ, इलॉन मस्क जैसे लोग इसकी बात करते हैं। न्यूरल लिंक और एआई का इंटीग्रेशन। क्या ये इंसानियत का अगला कदम है?
हो सकता है आज से 100-200 साल बाद इंसान शायद पूरी तरीके से बायोलॉजिकल ना रहे। हम अपने दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं या अपनी बॉडीज़ को नैनोटेक से रिप्लेस कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो वो इंसान तो नहीं होगा जो हम आज हैं, वो एक नई प्रजाति होगी। तो एक तरह से होमो सेपियंस खत्म हो जाएंगे और होमो डेयस या कुछ और पैदा होंगे। इंसान का अंत उसकी उन्नति से भी हो सकता है। ये तो बड़ा ही अजीब पैराडॉक्स है। हम बचने के लिए इतने बदल जाएंगे कि हम ही नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर आर्यन, एक बात बताइए, क्या धरती के बाहर बसना हमारी एक्सटिंक्शन को रोक सकता है? मार्स पर कॉलोनी बनाना या दूसरे स्टार सिस्टम्स पर जाना? ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि अगर इंसानियत को अगले 1000 साल तक बचना है तो हमें धरती छोड़नी होगी। अगर हम 2 या 3 ग्रहों पर होंगे तो एक ग्रह की तबाही पूरी स्पीशीज का अंत नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। हमारा शरीर धरती के लिए बना है। कम ग्रेविटी में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, रेडिएशन से डीएनए डैमेज होता है। दूसरे ग्रह पर रहने वाला इंसान कुछ ही पीढ़ियों में धरती के इंसान से बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। तो फिर वही बात आती है, ओरिजिनल इंसान तो तब भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम एक्सटिंक्शन शब्द को बहुत नैरो तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं सब मर जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलाव भी एक तरह का अंत है। लेकिन क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कंट्रोल ले ले? कई लोग डरते हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। एआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बहुत धीरे होता है। हमें एक नया फीचर डेवलप करने में लाखों साल लगते हैं। लेकिन डिजिटल एवोल्यूशन की रफ्तार एक्सपोनेंशियली फास्ट है। एआई को थकान नहीं होती, वो सोता नहीं है और वो एक साथ सारा ज्ञान सीख सकता है। अगर कभी सिंगुलैरिटी आई, यानी वो पॉइंट जहां एआई इंसानी दिमाग से ज़्यादा स्मार्ट हो जाए, तो एआई को हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो हमें वैसा ही समझ सकता है जैसे हम आज चींटियों को समझते हैं। हम उन्हें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हमारे रास्ते में उनका घर आए तो हम उसे हटा देते हैं बिना सोचे। एआई के लिए हम वही हो सकते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर आर्यन, अगर हम थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर सोचे, हर चीज़ का अंत होता है। सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी। तो क्या हमने इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रह्मांड का एक लॉ है एंट्रोपी। हर चीज़ डिसऑर्डर की तरफ जा रही है। आज नहीं तो कल सूरज एक रेड जायंट बनेगा और धरती को निगल जाएगा। ये लगभग 5 बिलियन साल बाद होगा। उससे पहले ही धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि समुंदर सूख जाएंगे। इंसान तो क्या, कोई भी जीव यहाँ नहीं बचेगा। लेकिन हम इंसानों की खासियत ये है कि हम अंत को जानते हुए भी निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि हम मरेंगे, फिर भी हम घर बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, रिश्ते निभाते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है। लेकिन क्या ये डर कि हम खत्म हो जाएंगे हमें बेहतर नहीं बनाता? आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्सटिंक्शन का डर है। बिल्कुल, डर सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। अगर हमें डर नहीं होता तो हम अब तक कब के खत्म हो चुके होते। डर ही हमें कोऑपरेशन सिखाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इंसान लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। हमारा दिमाग आज की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन हुआ है, खाना, छत और सुरक्षा। हम उन खतरों को सीरियसली नहीं लेते जो 100 साल बाद आने वाले हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम तब तक नहीं जागते जब तक पानी सर के ऊपर ना निकल जाए। डॉक्टर आर्यन, आपने कहा कि 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। क्या कोई ऐसी स्पीशीज है जो कभी खत्म नहीं हुई, जो अमर है? अमर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टार्डीग्रेड्स जैसे जीव हैं जो हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में जी सकते हैं, वैक्यूम में, रेडिएशन में और बहुत ज़्यादा ठंड में भी। लेकिन उनका कोई सपना नहीं है, उनकी कोई कल्चर नहीं है। इंसान खत्म होगा ये एक फिजिकल फैक्ट है, लेकिन क्या इंसानियत की लेगेसी खत्म होगी? अगर हमने कोई ऐसी एआई बनाई जो हमारे जाने के बाद हमारी कला, हमारा म्यूज़िक और हमारी हिस्ट्री को ब्रह्मांड में आगे ले जाए, तो क्या हम वाकई खत्म होंगे? ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। शायद हम अपने जीन से नहीं बल्कि अपने मीम्स यानी अपने आइडियाज से जिंदा रहें। लेकिन एक आम आदमी जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, वो ये सोच रहा होगा कि क्या मेरे बच्चे या उनके बच्चे इस अंत को देखेंगे? क्या हम इतने करीब हैं? ये कहना मुश्किल है। साइंटिफिक कम्युनिटी में एक डूम्सडे क्लॉक है जो दिखाती है कि हम विनाश के कितने करीब हैं। फिलहाल वो मिडनाइट के बहुत करीब है। अगले 100 से 200 साल हमारी स्पीशीज़ के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर हमने इस सदी में खुद को नहीं मारा और हमने सस्टेनेबल एनर्जी और एआई अलाइनमेंट को सॉल्व कर लिया, तो शायद हम अगले कई लाख सालों तक बने रहें। लेकिन अगर हमने अपनी पुरानी गलतियां दोहराई, तो हो सकता है कि हमारी सभ्यता का कोलैप्स इसी सदी में शुरू हो जाए। कोलैप्स से आपका क्या मतलब है? क्या ये मैड मैक्स मूवी जैसा सिनेरियो होगा? कोलैप्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का टूटना।
इमेजिन कीजिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो जाए और सप्लाई चेन्स टूट जाएं। शहरों में रहने वाले लोग जिन्हें ये नहीं पता कि अनाज कैसे उगाते हैं, वो भूख से मरने लगेंगे। सिस्टेमिक फेलियर एक्सटिंक्शन से पहले होता है। इंसान शायद बचे रहें, लेकिन वो मॉडर्न ह्यूमन नहीं रहेंगे। हम फिर से कबीलों में बच जाएंगे, पत्थर के युग में लौट जाएंगे। इंसान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। हम बहुत ज़िद्दी स्पीशीज़ हैं, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन बहुत नाजुक है। ज़िद्दी स्पीशीज़, ये बात दिल को थोड़ा सुकून देती है। हमने आइस एजेस झेले हैं, महामारियां झेली हैं, लेकिन आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर आर्यन, क्या आपको लगता है कि रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी इस बारे में कुछ कहती है जो साइंस मिस कर रहा है? कई धर्मों में प्रलय या अपोकलिप्स का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने लोगों ने भी महसूस किया था कि समय एक चक्र में चलता है। जो शुरू हुआ है उसका अंत निश्चित है। साइंस भी यही कहता है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। इंसान खत्म होगा, लेकिन वो जिन एटम से बना है वो धरती में मिलेंगे, फिर किसी पेड़ में जाएंगे, फिर शायद किसी नए तारे का हिस्सा बनेंगे। हम हमेशा इस ब्रह्मांड का हिस्सा रहेंगे, बस हमारा रूप बदल जाएगा। हम हमेशा ब्रह्मांड का हिस्सा रहेंगे। ये कितना सुंदर ख्याल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें फिक्र करना छोड़ देना चाहिए? अगर अंत निश्चित ही है तो मेहनत क्यों करें? नहीं, मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि सफ़र मायने रखता है। एक फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे देखें ही ना। हम इंसान इस ब्रह्मांड की वो आँखें हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। हम वो दिमाग हैं जो इन तारों को समझ रहा है। जब तक हम हैं, हमें इस ज्ञान को और इस जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सटिंक्शन एक सच्चाई है, लेकिन स्ट्राइविंग हमारी पहचान है। डॉक्टर आर्यन, एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, अगर आज कोई एलियन हमारी धरती को देख रहा हो तो उसे क्या लगेगा? क्या उसे लगेगा कि हम एक सुसाइडल स्पीशीज हैं? शायद हाँ। वो देखेगा कि एक प्रजाति ने अपने ही घर को आग लगा दी है और फिर उस आग से बचने के लिए नए घर ढूंढ रही है। उसे लगेगा कि हम एक एडोलेसेंट स्पीशीज हैं, बच्चे हैं जो बहुत ताकतवर खिलौनों, न्यूक्लियर वेपन्स, एआई के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी समझ नहीं है कि उन्हें हैंडल कैसे करें। अगर हम इस एडोलेसेंस से निकल गए तो हम एक मैच्योर सिविलाइजेशन बन सकते हैं। मैच्योर सिविलाइजेशन, यानी जो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे और हिंसा को पीछे छोड़ दे। क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? ये हमारे हाथ में है। हर वो फैसला जो हम आज ले रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो या एक दूसरे के प्रति हमारी नफरत को लेकर, वो तय करेगा कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या होगी। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। डायनासोर्स के पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास है। डॉक्टर आर्यन, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, हमारे पास ऑप्शन है। अक्सर हम एक्सटिंक्शन की बात करते वक्त खुद को बेचारा महसूस करते हैं, जैसे कोई किस्मत का खेल हो। लेकिन हम किरदार हैं जो अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। बिल्कुल, इंसान का अंत होना एक दिन तय है, चाहे वो करोड़ों साल बाद हो जब सूरज खत्म होगा। लेकिन वो अंत कब और कैसे होगा, ये आज हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। क्या हम एक महान सभ्यता के रूप में याद किए जाएंगे जो सितारों तक गई, या एक ऐसी गलती के रूप में जिसने खुद को ही मिटा लिया? वाह, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। डॉक्टर आर्यन, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको इंसानियत के नाम एक फाइनल मैसेज देना हो जो शायद हजारों साल बाद कोई सुन सके, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, हम यहाँ थे, हमने कोशिश की, हमने प्यार किया और हमने जाना। हमने इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में थोड़ी देर के लिए रोशनी फैलाई। हमें याद रखना हमारी कमियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी इस कोशिश के लिए कि हमने खुद से ऊपर उठने की हिम्मत दिखाई। हम यहाँ थे, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। डॉक्टर आर्यन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी गहरी और प्रेरणादायक बातें करने के लिए। आज का यह सफ़र बहुत ही अनोखा रहा। शुक्रिया। उम्मीद है कि हम अपनी इस रोशनी को और लंबे समय तक जलाए रखेंगे। दोस्तों, द डीप टॉक के आज के एपिसोड में इतना ही। इंसान ख़त्म होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब तक हम हैं, तब तक जीवन की हर सांस और हर ज्ञान की कोशिश मायने रखती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और गहरे सवाल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सोचते रहें। नमस्ते। डॉक्टर आर्यन, एपिसोड तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा कन्फ्यूजन अभी भी है। हमने एवोल्यूशन की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, पर क्या आपको वाकई लगता है कि इमोशंस भी इवॉल्व हो सकते हैं? अगर हम मशीन बन गए तो क्या हमारा ह्यूमननेस ख़त्म नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। असल में इंसान की परिभाषा ही उसके एहसासात हैं, दुख, सुख, करुणा और डर। अगर हम बायोलॉजिकल से डिजिटल हो गए
तो शायद हमारे दुख महसूस करने का तरीका बदल जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, ह्यूमननेस एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है हमारे दिमाग में। अगर हम वही पैटर्न किसी सिलिकॉन चिप में रिक्रिएट कर दें तो क्या वो मशीन ह्यूमन नहीं कहलाएगी? ये एक एथिकल डिलेमा है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यानी हम सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने सोल के कॉन्सेप्ट से भी डर रहे हैं। सही कहा। इंसान का डर अक्सर उसकी यूनिकनेस खोने का होता है। हम चाहते हैं कि हम खास रहें, पर प्रकृति के लिए कोई भी खास नहीं है। प्रकृति के लिए हम बस एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो प्रकृति अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करेगी। शायद अगला एक्सपेरिमेंट हमसे बेहतर हो। ये तो बड़ा ही हम्बलिंग थॉट है। हम इतने बड़े ईगो में रहते हैं लेकिन हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर आर्यन, क्या आपको कभी लगता है कि शायद हमसे पहले भी इस धरती पर कोई और समझदार स्पीशीज रही होगी जिसका कोई निशान नहीं बचा? इसे सिल्यूरियन हाइपोथेसिस कहते हैं। धरती 4.5 बिलियन साल पुरानी है। इंसान की सभ्यता सिर्फ 10,000 साल पुरानी है। अगर आज से 5-6 करोड़ साल पहले कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रही भी होती तो आज उसका कोई निशान नहीं बचता। सब कुछ धरती में दफन होकर मिट्टी बन चुका होता। तो ये मुमकिन है कि हम पहले नहीं हैं और हम आखिरी भी नहीं होंगे। ये तो और भी हैरान करने वाली बात है। हमारा इतिहास शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है जितना हम जानते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि अंत से डरना छोड़कर वर्तमान को संभालना चाहिए। अगर हम खत्म भी हो गए तो ये धरती बची रहेगी। लाइफ हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। इंसान रहे ना रहे, जिंदगी रहेगी। जिंदगी रहेगी। डॉक्टर आर्यन, आज की इस बातचीत ने वाकई मेरी सोच बदल दी है। हम अंत की चिंता में इतने मगन हैं कि हम इस बात की खुशी भूल जाते हैं कि हम फिलहाल जिंदा हैं और इस ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी सीख है। एक्सटिंक्शन एक इवेंट है, लेकिन एग्जिस्टेंस एक अनुभव है। इस अनुभव का लुत्फ उठाइए। बिल्कुल सही। शुक्रिया डॉक्टर आर्यन, एक बार फिर से। दोस्तों, आज की बातें शायद थोड़ी भारी थीं लेकिन ज़रूरी थीं। इंसान ख़त्म होगा या नहीं, ये हमारी बस में शायद पूरी तरह ना हो, पर हम कैसे जिएंगे ये ज़रूर हमारे हाथ में है। अलविदा। डॉक्टर आर्यन, वैसे एक और बात, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या हम खुद को मॉडिफाई करके एक्सटिंक्शन से नहीं बच सकते? मैंने उसे एवोल्यूशन के ब्रैकेट में रखा था, पर आप सही हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से हम अपने डीएनए को एडिट कर सकते हैं, हम बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं। लेकिन इसका एक खतरा ये है कि हम डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने लगेंगे। इससे समाज में कितना बड़ा गैप आ जाएगा कि अमीर लोग सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे और गरीब लोग पीछे छूट जाएंगे। इससे इंसानियत के 2 टुकड़े हो सकते हैं जो आपस में ही एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो हर रास्ता घूम फिरा कर वही खतरे की तरफ ले जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, उसका इस्तेमाल हमें बताता है कि हम बचेंगे या मिटेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बनती है और बॉम्ब भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैंसर भी ठीक हो सकता है और बायोलॉजिकल वेपन्स भी बन सकते हैं। इंसान की बुद्धि उसकी सबसे बड़ी नेमत है और उसकी सबसे बड़ी कर्ज भी। मुझे लगता है कि हम जितना ज़्यादा जानते जा रहे हैं, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए ज्ञान के साथ विवेक यानी विजडम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा विवेक हमारी टेक्नोलॉजी की रफ्तार से पीछे छूट गया है। हमें ज़रूरत है एक ऐसी ग्लोबल कॉन्शियसनेस की जो हमें एक सूत्र में बांध सके। अगर हम नए और तुम से ऊपर उठकर हम यानी द स्पीशीज़ के तौर पर सोचने लगे तो शायद हम एक्सटिंक्शन को लाखों साल तक टाल सकते हैं। हम के तौर पर सोचना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इतिहास में जब भी बड़ी मुसीबत आई है, इंसान ने एक साथ मिलकर काम किया है। शायद कोई बड़ा ग्लोबल खतरा ही हमें एक कर दे। कभी कभी डर ही एकता का कारण बनता है। सही कहा आपने। शायद तभी हम सच में होमो सेपियंस यानी वाइज ह्यूमन कहलाएंगे। डॉक्टर आर्यन, ये सेशन वाकई कभी ना ख़त्म होने वाला लग रहा है, पर वक्त की अपनी सीमाएं हैं। आपने जो नज़रिया दिया है वो हम सब के लिए एक नई दिशा है। शुक्रिया। ये बातें होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछेंगे तब तक हमारे बचने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें इंसान बनाए रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। नमस्ते। डॉक्टर आर्यन, एक आखिरी बात जो मैं मिस कर रहा था, स्पेस कॉलोनाइजेशन में हम मार्स की बात तो करते हैं, पर क्या आपको लगता है कि हम कभी दूसरे सोलर सिस्टम्स तक पहुंच पाएंगे? वॉयेजर 1 वो तो हजारों साल लगेंगे किसी दूसरे तारे तक पहुंचने में। करंट टेक्नोलॉजी के साथ तो ये नामुमकिन है,
लेकिन हम जनरेशन शिप्स की बात करते हैं, जहां लोग शिप पर ही पैदा होंगे और वहीं मरेंगे और उनकी पीढ़ियां हजारों साल बाद दूसरे स्टार सिस्टम पहुंचेंगी। या फिर वर्म होल्स और वॉर्प ड्राइव जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिलहाल साइंस फिक्शन लगते हैं, पर थियोरेटिकल फिजिक्स में उन पर काम हो रहा है। अगर हम इंटरस्टेलर स्पीशीज बन गए तो इंसानियत का अंत होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, फिर हम पूरे गैलेक्सी में फैल जाएंगे। इंटरस्टेलर स्पीशीज यानी हम एलियंस बन जाएंगे दूसरे ग्रहों के लिए? हाँ बिल्कुल, हम वही एलियंस होंगे जिन्हें हम आज ढूंढ रहे हैं। शायद हमारा मकसद ही यही है, धरती से शुरू होकर ब्रह्मांड की धूल में मिल जाना। ये तो बहुत ही बड़ा विजन है। शुक्रिया डॉक्टर आर्यन, इस विजन को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरा सौभाग्य था। नमस्ते। नमस्ते। और आप सभी लिसनर्स को भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते। डॉक्टर आर्यन, मैं जा रहा था पर एक और ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक सिम्युलेशन में जी रहे होंगे? अगर हम सिम्युलेशन में हैं तो एक्सटिंक्शन का मतलब बस प्रोग्राम शटडाउन करना होगा। सिम्युलेशन थ्योरी, निक बॉस्ट्रम ने इसे बहुत सीरियसली रखा है। अगर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो प्रोग्रामर जब चाहे डिलीट बटन दबा सकता है, पर उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम इसे असली मानकर ही जिएं, क्योंकि अगर ये सिम्युलेशन भी है तो हमारे लिए ये हमारा एकमात्र सच है। सच है, रियलिटी इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। डॉक्टर आर्यन, अब मैं वाकई जा रहा हूँ, वरना सवाल खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल, सवालों का कोई अंत नहीं है और यही तो जीने का मजा है। अलविदा। अलविदा। डॉक्टर आर्यन, एक सेकंड, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई। अगर हम एक्सटिंक्शन से बच भी गए तो क्या बोर नहीं हो जाएंगे? अगर हम अमर हो गए टेक्नोलॉजी से तो जिंदगी का मकसद क्या बचेगा? ये बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सवाल है। मौत ही है जो जिंदगी को कीमती बनाती है। अगर आपके पास अनंत समय होगा तो आप हर काम कल पर टाल देंगे, अर्जेंसी खत्म हो जाएगी। शायद इसीलिए अंत होना ज़रूरी है ताकि शुरुआत की कोई वैल्यू हो। इंसान की खूबसूरती उसकी नश्वरता, नॉर्टैलिटी में ही है। मौत ही जिंदगी को कीमती बनाती है। इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। थैंक यू डॉक्टर आर्यन, वाकई थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे। डॉक्टर आर्यन, आप यहीं हैं ना? मैं बस ये पूछना चाहता था कि बस कीजिए, अब बाकी के सवाल अगले पॉडकास्ट के लिए बचा कर रखते हैं। सही कहा। मिलते हैं दोस्तों अगली बार। नमस्ते। आखिरी बार, नमस्ते। नमस्ते।